आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कि एक डीसी मोटर के अंदर वो कौन सा मेथड यूज़ होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर के ऑपरेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये एक टू पोल डीसी मशीन है। इसको हम ऑपरेट करेंगे एज ए डीसी मोटर। इस डायग्राम के अंदर ये टू पोल्स है, पोल नंबर 1 एंड पोल नंबर 2। ये पोल्स या तो परमानेंट मैग्नेट होंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे। परमानेंट मैग्नेट्स स्मॉल डीसी मोटर्स में यूज़ होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लार्ज डीसी मोटर्स में यूज़ होते हैं। इस केस में ये पोल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है क्योंकि इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग मौजूद है जिसके कंडक्टर्स को सर्कल की शक्ल में दिखाया गया है। फील्ड वाइंडिंग को जब डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके कंडक्टर्स में करंट फ्लो करने लगता है। करंट की डायरेक्शन को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब ये है कि इन कंडक्टर्स में करंट आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब ये है कि इन कंडक्टर्स में करंट इनवर्ड है। जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को हम बाय मींस ऑफ राइट हैंड रूल फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल के मुताबिक फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख दे तो ये थंब नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और ये साइड साउथ को रिप्रेजेंट करता है। इस पोल के कंडक्टर्स में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, यहाँ से आउट होता है और यहाँ पे इन होता है। सो अगर इस पोल पे राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो इससे ये फाइंड होता है कि यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस होगा और इस साइड पे साउथ प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस डायग्राम में ओनली नॉर्थ को दिखाया गया है। इसी तरह अगर इस पोल पे राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाए, क्योंकि यहाँ से करंट आउट होता है और यहाँ पे करंट इन होता है, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर रख दे तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सो यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस होगा। इसलिए जब फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते तो इसकी वजह से इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। नेक्स्ट हम डीसी मोटर के इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये पार्ट आर्मेचर है। आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग होता है जिसके कंडक्टर्स को भी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब आर्मेचर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते तो आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है। आर्मेचर के जितने भी कंडक्टर्स अंडर नॉर्थ पोल है उसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसा कि इस केस में इन कंडक्टर्स में करंट आउटवर्ड है और आर्मेचर के जितने भी कंडक्टर्स अंडर साउथ पोल है उनमें करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस केस में करंट इनवर्ड है। अब आर्मेचर के इस साइड के कंडक्टर में करंट एक डायरेक्शन में पास कराना और इस साइड के कंडक्टर में करंट दूसरे डायरेक्शन में पास कराना, डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा ये फंक्शन परफॉर्म करता है? तो डीसी मोटर के इस पार्ट को कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर की वजह से इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड है और इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड है। अब चूंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी मौजूद है। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में फोर्स इंड्यूस होता है। इस फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं और यही प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर इस मेथड, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन को
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर इस साइड के कंडक्टर्स पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो ये मालूम होता है कि इस साइड के कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और अगर इस साइड के कंडक्टर्स पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाए तो इससे मालूम होता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब चूंकि इस साइड के कंडक्टर पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और इस साइड के कंडक्टर पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, चूंकि आर्मेचर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है तो इन फोर्सेस की वजह से आर्मेचर में इस डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस होता है। अब जब कोई जिस्म रोटेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस पे टार्क एक्ट करता है। आर्मेचर पे जो टार्क एक्ट करता है इस टार्क को ड्राइविंग टार्क कहते हैं। इसको ड्राइविंग टार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टार्क की वजह से आर्मेचर में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। आर्मेचर में जो टार्क इंड्यूस होता है इसके अमाउंट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक के, दूसरा फ्लक्स और तीसरा आर्मेचर करंट। ये के एक कांस्टेंट होता है किसी मशीन के लिए जो कि मशीन के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जिस मशीन के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगा और जिस मशीन के लिए के की वैल्यू कम होगी वो कम टार्क प्रोड्यूस करेगा। फ्लक्स के इंक्रीज़ होने के साथ टार्क इंक्रीज़ होता है और फ्लक्स के डिक्रीज़ होने के साथ टार्क डिक्रीज़ होता है। इसी तरह आर्मेचर करंट के इंक्रीज़ होने के साथ टार्क इंक्रीज़ होता है और आर्मेचर करंट के डिक्रीज़ होने के साथ टार्क डिक्रीज़ होता है। अब जब आर्मेचर में रोटेशन प्रोड्यूस होती है प्राइम मूवर के ज़रिए या अपनी ही टार्क की वजह से तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी अमाउंट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक के, दूसरा फ्लक्स और तीसरा आर्मेचर स्पीड। ये के एक कांस्टेंट है जो कि मशीन के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जिस मशीन के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और जिस मशीन के लिए के की वैल्यू कम होगी उसमें कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स के इंक्रीज़ होने के साथ ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, फ्लक्स के डिक्रीज़ होने के साथ ईएमएफ डिक्रीज़ होता है। इसी तरह ओमेगा आर्मेचर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड के इंक्रीज़ के साथ ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, स्पीड के डिक्रीज़ के साथ ईएमएफ डिक्रीज़ होता है। मोटर के केस में इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं क्योंकि लेंज़ लॉ के मुताबिक आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। इस अपोजिशन का मतलब ये है कि इस सर्किट में ये 2 वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से नेट वोल्टेज रिड्यूस होगा इस सर्किट के अंदर। अब ये 2 वोल्टेजेस तब एक दूसरे को अपोज करेंगे अगर अप्लाइड वोल्टेज का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो तो बैक ईएमएफ का यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा और अगर अप्लाइड वोल्टेज का यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो तो बैक ईएमएफ का यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा। नाउ इस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है इसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं। IA मीन्स आर्मेचर करंट और इसको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में IA आर्मेचर करंट को रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वल है V माइनस EB। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये इस सर्किट की रेजिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पे हम बैक ईएमएफ की इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं कि डीसी मोटर की ऑपरेशन में बैक ईएमएफ का क्या रोल है, क्या किरदार है।
So let's consider the following two cases. इस केस में लोड इंक्रीज होता है और इस केस में लोड डिक्रीज होता है। जब लोड इंक्रीज होता है तो इसके साथ मोटर का स्पीड डिक्रीज होता है और जब स्पीड डिक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज होता है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जब बैक ईएमएफ डिक्रीज होता है, चूँकि अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है, जब ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाए तो इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है। सो लोड के इंक्रीज के साथ आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है। अब जब मोटर के ऊपर लोड डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से मोटर का स्पीड इंक्रीज होता है। जब स्पीड इंक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होता है। अब जब बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है तो इस रिलेशन के मुताबिक, चूंकि अप्लाइड वोल्टेज फिक्स है, अगर ई भी इंक्रीज हो जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होता है। इसलिए मोटर बैक ईएमएफ के ज़रिए लोड के मुताबिक करंट लेता है। बैक ईएमएफ की फंक्शन इक्विवेलेंट है टू गवर्नर। जिस तरह इंजन के केस में गवर्नर यूज़ होता है टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन अकॉर्डेंस विद लोड। जब लोड इंक्रीज होता है तो गवर्नर ऑयल टैंक से ज़्यादा फ्यूल इंटर करता है इंजन में, और जब लोड डिक्रीज होता है तो गवर्नर कम फ्यूल इंटर करता है इंजन में। सिमिलरली जब मोटर के ऊपर लोड इंक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ ज़्यादा करंट इंटर करता है आर्मेचर में, और जब लोड डिक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ कम करंट इंटर करता है आर्मेचर में। इसलिए बैक ईएमएफ एक्ट करता है एज गवर्नर, और यही बैक ईएमएफ की इम्पोर्टेंस है। अब मोटर के केस में आर्मेचर में टार्क भी इंड्यूस होता है और ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। इसी तरह जनरेटर के केस में आर्मेचर में टार्क भी इंड्यूस होता है और ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। लेकिन मोटर के केस में जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो आर्मेचर को ड्राइव करता है, इसलिए इस टार्क को ड्राइविंग टार्क कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है, इसलिए इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। जनरेटर के केस में आर्मेचर में जो टार्क इंड्यूस होता है वो आर्मेचर के रोटेशन को अपोज करता है, इसलिए इस टार्क को रिटार्डिंग टार्क कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं।